अच्छा, ये हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? आज हमने स्टार्ट करना था विद ऑस्मोसिस। आपने मेरे पहले का एक मिनट ध्यान से बात कर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, जब देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का हमने पढ़ा था, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। और वो तीन तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? पहला था हमारे पास हाइपर टॉनिक, नहीं, हाइपोटॉनिक, एंड देन वी हैव आइसोटोनिक। अल्टरनेटिव नेम्स जिनके हमने क्या पढ़े थे? हाइपरटोनिक को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं, और ये वाला जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और उसको हम आइसोटोनिक ही रहने देते हैं, उसको नीचे। अब हमारे पास डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आप सबसे पहले हाइपरटोनिक या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हाइपरटोनिक या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें रिलेटिवली सॉल्यूट की अमाउंट जो है ज्यादा होती है। इनमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट। इनमें सॉल्यूट की अमाउंट काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये क्या कर जाती है? कॉन्सेंट्रेट कर जाती है। और जो हाइपोटोनिक है, इनके अंदर लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। अब ये जब लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी एनवायरनमेंट के हवाले से कर। जैसे एक सेल है, हम यहाँ पर पेट्री डिशेज देते हैं कुछ। ये एक पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश के अंदर हमने एक सोल्यूशन लिया है। इसके अंदर हमने दो सेल रख दिए, एक हमने रखा है प्लांट सेल, और एक हमने इसके अंदर रख दिया है एनिमल सेल। ठीक है। अब ये जो दोनों सेल हमने सोल्यूशन के अंदर रखे हैं, तो देखिए सोल्यूशन का अपना भी तो साइटोप्लाज्म है, वो अपना भी सोल्यूशन है। तो आपने याद रखना है कि सेल के जो बाहर वाला सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक, अंदर वाला भी हो सकता है, लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब सेल की सराउंडिंग में जो सोल्यूशन है वो होता है। तो यहाँ पर बाहर वाला सोल्यूशन, जैसे मिसाल के तौर पे आप कह लें 40% सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। और सेल का जो अपना सोल्यूशन है वो 10% सॉल्ट सोल्यूशन है। तो फिर सेल का सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ ना, जो बाहर वाला सोल्यूशन है उसके कंपैरिजन में। अब समझ आ गई? तो इस तरह फिर हम ये देखते हैं कि अगर आप यहां पर भी ऐसा ही एक पैकेट लेते हैं, और उस पैकेट डिश के अंदर आप देखिए तो यहां पर भी आपने क्या किया? दो सेल ले लिए। अब डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब जो बाहर वाला सोल्यूशन है सेल के, जैसे कि हम देखते हैं जो बाहर सोल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर, वो लेट्स सपोज अब 10% सॉल्ट सोल्यूशन है, और जो सेल के अंदर सोल्यूशन है वो कितना है? 40%। अब समझ आ गई? ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, सेल से रिलेशन में, कि यहाँ पे सेल का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, यहाँ पे सेल का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, लेकिन सेल के बाहर यहाँ पर सोल्यूशन हाइपोटोनिक है और यहाँ पर हाइपरटोनिक। समझ आ गई? चलो, अब ये दो सोल्यूशन है, एक सेल के अंदर का सोल्यूशन और एक सेल के बाहर का सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो किस तरह इफेक्ट करती है, सबसे पहले हम इसको देखें। अगर इन सेल्स को हम 30 मिनट्स जो है इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर रहने देते हैं, उसके बाद इनको बाहर निकाल देते हैं, तो आप देखिए हम ये देखेंगे कि वो सेल जो हमने पानी के अंदर रखे थे उनमें जो एनिमल सेल है ना, वो आपको इस तरह श्रिवल होता हुआ या क्रीनेट हुआ नजर आएगा। श्रिंक कर गया है वो, ठीक है। श्रिवल हो गया है, क्रीनेशन से कहते हैं वैसे। ये सेल क्रीनेट कर गया है, स्पाइकी सा हो गया है।
ये स्पाइकी क्यों हुआ? क्योंकि बाहर पानी जो था वो कम था, सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल जो था वो ज्यादा था। तो ऑस्मोसिस की वजह से सेल में से पानी जो है वो बाहर सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगा टू सेमी परमिएबल कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा और ये क्रीनेट हो जाएगा। इस कंडीशन को हमने नाम दिया क्रीनेशन। ये जब भी हमें क्वेश्चन आ जाए कि आप इसे एक्सप्लेन करो डिटेल में, तो सर अगर हमें सिर्फ 3 मार्क्स का दिया जाए क्वेश्चन, तो हम सिर्फ ये पूरी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाएंगे और देखिए आपने मेंशन करना है जी, बताने लगोगे ऑस्मोसिस में भी अगर आप इसे बताते तो आप ये बताएंगे पहले तो कि पानी क्यों बाहर मूव किया, वाटर पोटेंशियल इज हायर इनसाइड, अब रिलेशन बताना है उसका, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ही लिख देनी है आपने। इज नॉट आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ही वांट टू नो द रीजन व्हाई वाटर इज मूविंग आउटसाइड द सेल। तो क्या रीजन है? हाई वाटर पोटेंशियल इज इनसाइड द सेल, अंदर पानी ज्यादा है बाहर कम है, तो ऑस्मोसिस की वजह से, अब ये बता, due to osmosis water starts moving out of the cell through semi permeable membrane। तो आपने ऑस्मोसिस का भी जिक्र कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी जिक्र कर दिया और वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस, ये 3 मार्क्स आपको समझने, डेफिनेशन ही लिखनी है आपको। ठीक हो गया? सर अगर हम अगर ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, जरूरत ही नहीं है। नहीं अगर हम मैं वैसे कुछ नहीं बोल, है तो कुछ आपका टाइम जाएगा, वो कुछ नहीं कहेगा, टाइम जाएगा होगा। प्रिसाइज, एक्यूरेसी, ये जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी है ना, आपने ये मेंटेन करनी होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ओ लेवल स्ट्रीम एंड मैट्रिक स्ट्रीम। वो मैट्रिक में जरूरत होती है आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, लेकिन उसमें भी साइंसेस में नहीं करनी पड़ती, साइंसेस में जो है वो वही लिख रहे होते तो हैं। उसमें वो हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। हाँ वो कर देंगे, हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमें ओलंपिक्स में कोई हेडिंग राइटिंग के मार्क्स कोई जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंटेशन आपकी यही है कि जो आपसे पूछा अगर 3 मार्क्स पूछे में 3 पॉइंट है, दिस इज योर प्रेजेंटेशन। वो ये होता है थोड़ा अच्छा खूबसूरत लिख देंगे, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे वो जो मैंने लेक्चर में नीचे है ना, वो तो मार्कर हेडिंग दे उनको उसी के नंबर मिलते हैं। और स्टाइल से लिखने पे और मैंने उसमें तो ऐसे ऐसे तोहफे देखे हुए जिनको कुछ नहीं आता था, तो वो उनके सर हजार हजार नंबर है सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से। वो राइटिंग अच्छी और हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ाया हुआ बस है, हेडिंग्स सही वाली देखा था, जो होती है तो हेडिंग्स वो चेक नहीं करते इतना अच्छी तरह से, बस ये होता है प्रेजेंटेशन जिसकी अच्छी देख रही है उसको नंबर दे दिए। यहाँ पे और समझ है, यहाँ पे पढ़ते हैं ऐसा नहीं, यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ के फिर, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर चेक है उसको बहुत पैसे मिलते हैं उसके मुकाबले में। सर जो आपको आंसर करने की टिप्पणी करनी है, अगर आप आंसर तो वो मैं आपको हर सवाल में समझा, कभी गौर कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने मार्क्स का सवाल है, आपने ये पॉइंट चाहिए। सबसे अच्छी टेक्निक का तरीका ये होता है कि आप जो है हमेशा जब कोई सवाल करते हैं ना, जवाब लिख के एक दफा उसका जो है ना मार्क्स स्कीम चेक किया कि मार्क्स स्कीम में वो क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। सर बायोलॉजी मार्क्स की कौन सी है? तो जब मैं पेपर्स खोलते हैं ना आप, क्या कह रहे हैं, हर पेपर के साथ दी होती है, मैं आपको कराऊंगा ना, आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको एक पेपर करवाएंगे जिसमें सारा मार्क्स के साथ सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम करेंगे बीच में प्रैक्टिस, फिर आपको समझ। अच्छा उसके बाद जो है ये वाला क्या है, दिस इज प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, पहली चीज तो याद रखेंगे, तो इसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बाहर वाली इसकी जो सेल वॉल है स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा, साइज सेम, लेकिन जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है। जैसे कि आप देखिए, अब हमें ये अंदर से इसका साइटोप्लाज्म कुछ इस तरह ये टूटा हुआ सेल वॉल से इस तरह मिलता है, ठीक है, ये बारीक सा जो बीच में नजर आ रहा है ये क्या है, इसका वैक्यूल, वैक्यूल भी छोटा हो गया, साइटोप्लाज्म भी सिकुड़ गया। ये जो कंडीशन होती है ना प्लांट सेल की, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सर ये किसको सर सारा कुछ सिकुड़ गया, ये देखिए सिकुड़ के सारा कुछ ही गया, फिर पानी निकल गया, न्यूक्लियस के अंदर भी तो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, उसका पानी भी निकल गया, तो उसमें फिर क्या होता है, वो श्रिंक कर देगी सारी चीजें होती है। बट दिस कंडीशन इज नॉट कॉल्ड क्रीनेशन, इट्स कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन के अंदर ये स्पेसिस बन जाती है, खाली जगह बन जाती है कि बाहर का सॉल्यूशन यहाँ पर आकर उसको फिल कर सकते हैं। ये अक्सर एक सवाल आया होगा ऐसे पास में
कि इन गैप्स के अंदर क्या होगा। तो सेल वॉल से तो कोई भी चीज क्रॉस करके अंदर आ सकती है ना, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन होगा क्योंकि बाहर था। जी क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद अब ये मैं आपसे पूछूंगा, आपने जरा गौर से मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बाहर सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। अंदर सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो सबसे पहले प्लांट सेल को देखते हैं क्या होगा। शाबाश। अब देखिए जैसे मैंने बताया था वैसे 3 मार्क्स के लिए कैसे बताएंगे आप। जी हाँ बोले बोले बोले। Neutrosmosis, sir, the water दोनों will pass through the cell membrane, the partially permeable cell membrane inside the cell due to because there is less water potential in the cell and there's high अब आप potential. नहीं नहीं आ रहा हूँ। So due to osmosis, the water will go outside of the cell through semi-permeable membrane. Higher solution. पानी कहाँ से सेल के अंदर है बाहर। बाहर पानी नहीं जाना चाहिए, आपने सेल से बाहर कह दिया। बाहर ज्यादा है तो अंदर अंदर जाएगा। तो आपने ये कहा नहीं ना, आपने कहा वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। हाँ नहीं सर क्योंकि वो solution दोबारा करें। so due to osmosis, the water ठीक है हाँ हाँ बोलिए। the water will go outside of the cell. नहीं यार अब देखिए पहले भी आपने ये कहा फिर वो था आउटसाइड द सेल का है। फिर वो बाहर नहीं जाएगा मतलब बाहर चला नहीं आपने बताना ये है कि वाटर पोटेंशियल इज हायर। मैंने कहा था सबसे पहले वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस देना है। तो आपने बताया वाटर पोटेंशियल इज हायर आउटसाइड द सेल, ठीक है। the water will go inside the So yes, by osmosis, due to osmosis. cell water will move from higher water potential to inside the cell through Semi-permeable. शाबाश। तो ये आपने पॉइंट सब समझ आ गई कि पहले डिफरेंस, फिर प्रोसेस Reason of और थ्रू अ मेम्ब्रेन, फिर आपको पूरे मार्क्स देगा, अदरवाइज नंबर काटेगा। तो ये होते हैं पॉइंट्स जो आपने देने हो। सर हर एक चैप्टर करते हैं। सर टेक्निक है ना, देखिए हर सवाल जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे हर सवाल की एक टेक्निक होती है। अब जैसे इसमें ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, नहीं जिक्र करेगा तो एक नंबर काटेगा। अब समझ रहे हैं, हर एक चीज को समझ के अपने सर एजुकेशन में ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ही नहीं। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रही है और एक्टोप्लाज्म में एनर्जी का एनर्जी का। अभी क्लियर हो गया जी। अब इसमें अब क्या होगा कि जब पानी जो है वो बाहर से अंदर मूव करना शुरू कर देगा, तो अब चूंकि इसमें सेल वॉल होती है तो सेल बर्स्ट नहीं करेगा बल्कि टर्जिड सख्त हो जाएगा। इसका एक तो साइज थोड़ा बड़ा हो गया, फूल जाएगा थोड़ा सा साइज। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर आएगा तो ये बिल्कुल साथ चिपक जाएगी, वैक्यूल बड़ा हो जाएगा। इस तरह देखिए वैक्यूल का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में पानी अंदर जाके सेल सैप उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा, प्रेशर बाहर की तरफ जो है वो एक्सर्ट होता है जिससे सेल सख्त हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। तो सेल टर्जिड हो जाता है, ठीक हो गया। सर नेक्स्ट सवाल है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि बच्चे ने एक मॉडल बनाया प्लांट सेल का। उन्होंने जो आउटर लेयर बनाई थी ना, वो एक अंदर वाली लेयर भी एसिमेट्रिक से बनाई जिसके अंदर स्पोर्स है और बाहर वाली लेयर पार्शियली परमेएबल है। अब सर उन्होंने कहा था इसमें सेल वॉल कौन सी है। सबसे बाहर वाली उन्होंने कहा था प्लांट सेल है और इसमें सारे पार्ट्स हैं। अब उन्होंने कहा इसमें सेल वॉल कौन सी है, बाहर वाली अगर कर देते थे तो ठीक था, कल सर वो पार्शियली परमेएबल क्यों थी सर। सेल वॉल, हाँ सर वॉल को पूरी सेल वॉल पार्शियल परमेएबिलिटी हो नहीं सकती। वो देखिए ना, वजह ये है कि वो नॉन लिविंग है। क्वेश्चन में अगर वो कह रहे हो तो फिर आप उसे ये कह सकते हैं कि वो ये चाहता था कि सिलेक्टिव मटेरियल इससे पास करें। सेल वॉल अगर सबसे बाहर होती है, सेल वॉल अगर सबसे बाहर होती है तो देखो आपको उस कंफ्यूज वो कर रहे हैं। सेल वॉल का काम क्या होता है, पूरी परमेएबल, हर चीज को अंदर बाहर मूव करवा देगी। सेल मेम्ब्रेन क्या है, पार्शियल परमेएबल। तो सेल मेम्ब्रेन बाहर बनाने का मकसद ये है ताकि यहाँ पे सिलेक्टिव मटेरियल बस अंदर जा सके। ठीक हो गया, आप ये बता सकते हैं।
अच्छा, अब ये सेल टर्गेट हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द एनिमल सेल? अगर आप एनिमल सेल को देखें, एनिमल सेल में जब पानी मूव करना शुरू करता है अंदर की तरफ, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो उस वजह से जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो बियर नहीं कर सकती, सेल बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा इसमें। और इसके जो मटेरियल वो सारे क्या कर देंगे, लीक कर जाएंगे। ये क्लियर हो गया? सर हमने ये डाला किसने था, वो कोई भी बीकर नहीं? ये बीकर ले लीजिए, या आमतौर पे कुछ चाइना डिश ले लीजिए, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? ये वैसे ये मैंने जो ये पैट्री डिश को कहते हैं, पैट्री डिश। अब यहां पर भी आपका जो सोल्यूशन है वो, और जो सेल आपने रखे हैं वो, अंदर और बाहर वाले दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, इज सेम, इक्वल कंसंट्रेशन है। तो अंदर और बाहर पानी की कंसंट्रेशन अगर बराबर होगी तो ना पानी बाहर मूव करेगा ना अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल के साइजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। सर वो सवाल, जब हम लोग इधर डालेंगे सेल को, तो सर उसका जो बाहर जिससे वो निकला होता है उसका कोई फ्लूइड नहीं पाएगा जिसके अंदर? सर आइसोटोनिक की डेफिनेशन क्या है? जैसे हमने हाइपरटोनिक Isotonic solution is a solution where the amount of solute and solvent is equal. अब आपको ऑलरेडी पता है किस किस की इक्वल है, कि सेल के अंदर और बाहर में, ठीक है, उसके बारे amount of solute and solvent is equal. dilute and solute. Solute and solvent, solute मतलब जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट जिसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, जैसे पानी सॉल्वेंट है। और जो सोल्यूट की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास जैसे सॉल्ट है, चीनी है, वो सोल्यूट होते हैं। अब फर्दर जब हम आगे चलते हैं तो उसमें जाके देखिए कि ये तीन टाइप्स हो गई सॉल्यूशंस की। तो हमारा ऑस्मोसिस वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करते हैं सबसे पहले, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मूवमेंट ऑफ atoms, ions, or molecules from a region of lower, हाँ जी, इसमें उल्टा होता है, to a region of higher concentration, ठीक है। Movement of atoms, ions, or molecules from a region of lower concentration to a region of higher concentration against the concentration gradient. Against the concentration gradient by using energy, by using energy. तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर जो है वो एटम्स, आयंस वगैरह जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। ये उल्टा है दोनों के, वो हाई से लो में मूव कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, लो से हाई में जा रहे हैं। जब कोई चीज होती है वो लो से हाई में मूव कर रही होती है, तो इसका मतलब वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, बल्कि वो अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। और अगर ऐसा काम करना हो तो उसके लिए फिर हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी किस जगह रिक्वायर्ड होगी, एटीपी कब बनता है, रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन का होना जरूरी है, और रेस्पिरेशन के लिए किसका होना जरूरी है, ऑक्सीजन। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व हो सकता है।
आपसे ऐसा भी कह सकते हैं एक सॉइल है उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो फिर वहां पे प्लांट अपने आयन कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसे सवाल And पूछे। soil oxygen. किसे कहते हैं, Air oxygen, रूट एयर पे कैसे अपने ट्रांसपोर्ट करते करने के बाद oxygen. सॉइल में ऐसी सॉइल, अब जैसे ये बंद है, बहुत सकता है इसके नीचे नहीं होगा, जो लैंड पोरस होती है पौधे उगे होते हैं उसके अंदर होती है So it is हमारे breakfast garden से पौधे उगे नहीं सकते सर, अगर उनके नीचे ऑक्सीजन नहीं है तो पौधे कभी भी ग्रो ही नहीं कर सकते यार। because the floors are actually covered with it. हाँ, ये तो बहुत रिजिड हो गई है, तो इसमें तो नीचे नहीं जा सकते। Sir, plants could be oxygen नहीं produce तो पत्ते करेंगे ना उनके, जब वो फोटोसिंथेसिस हो रही है, रूट्स तो नहीं कर सकते। फिर वो लेकिन रोज को हम जान सकते हैं ऑक्सीजन नीचे सर कैसे जाएंगे, रास्ता बताइए। फिर लीफ के थ्रू ज़्यादा तो लीव एक दरख्त 500 फुट ऊपर है उसके लिए, 500 फुट नीचे कैसे जाएंगे रूट्स, और रूट्स तो काफी डीप होंगे उससे भी, वो भी अगर 10 फुट नीचे सॉइल में प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ तक रूट्स पेनिट्रेट कर रहे होते हैं ना, वहां तक ऑक्सीजन होती है, बल्कि उससे नीचे भी होती है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, अर्थ फॉर्म हो गया ये रहते हैं वो कैसे लेंगे, वो सही ऑक्सीजन देते हैं। सर जलाकर वो भी ऑक्सीजन सॉइल ये वो होल्स बना लेते हैं ना, जहाँ से वो अंदर जाते हैं वो होल नहीं बना हुआ, वो कौन सा दरवाजे बंद करते हैं हमारे, उनके होल्स होते हैं, जब वो डिगिंग करते हैं उनके होल से हवा अंदर जा रही होती है। उसमें वो वैसे भी दे सकते हो कि जो है आदत होती है वो उनका हैबिटेट नहीं होता क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये प्रोसेस जो होता है एनिमल्स में और ट्रांसपोर्ट में किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं प्लांट्स में। अब देखिए रूट हेयर, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर अगर आप देखिए तो प्लांट्स जो होते हैं ये जमीन से जो मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम इन्होंने लेना है, नाइट्रेट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना है, पोटाशियम को करना है, तो ये फिर क्या करते हैं कि क्योंकि इन मिनरल्स की या आयंस की जो अमाउंट होती है वो सॉइल के अंदर क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू रूट हेयर्स, ठीक है, इसमें क्या होती है, मोर ज्यादा हाई होती है, इन्होंने लो से हाई में जाना है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है। तो एक बात और याद रखनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आपको सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, जैसे आपको ऑस्मोसिस में सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड थी, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिक्वायर्ड, ठीक है, ये प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन के अलावा नहीं हो सकती यार। अब उसके बाद यहाँ पर ये है कि ये आयंस होते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो रिस्पायर करेंगे, एनर्जी देंगे, और उसी एनर्जी को यूज करके ये इस तरह मिनरल्स वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, एब्सॉर्ब। देन हम अगले ह्यूमन बीइंग्स को देखें। अब देखिए ये एक वेलस का स्ट्रक्चर है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इलियम वाला पार्ट, उस इलियम वाले पार्ट के अंदर क्या होता है कि ये विलाय जो होते हैं ये मौजूद है। अब ये जो विलाय वाला या विलस वाला जो पार्ट है, हमने ये देखना है कि इसका क्या रोल होता है, मेनली ये क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा फूड हमने डाइजेस्ट किया होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किस किस फेज के अंदर होता है, ग्लूकोज की शक्ल में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की शक्ल। अब नॉर्मली होता है यहाँ पर ये है कि इनमें ग्लूकोज वो वाहिद जो है वो कंपाउंड है या वाहिद वो मॉलिक्यूल्स हैं
जो ऑलरेडी हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और ब्लड के अंदर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन या जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 70 से लेके 110 मिलीग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, नॉर्मल इंसान के जिसको शुगर नहीं है। हाँ ये पता मुझे, एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो है वो इतना शुगर लेवल होता है हर वक्त, इस रेंज के अंदर। अब जिनको डायबिटीज होगी उनका इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ना, यहाँ पर फिर ये हुआ कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी क्या है, ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो फिर हम जो है ग्लूकोज को 2 से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड कैपिलरी में जब एब्सॉर्ब करवाएंगे ना, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करवा रही है बाय यूजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे एक्टिव अपटेक हो रहा है। एक्टिव अपटेक का मतलब क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो फूड होता है उसको एब्सॉर्ब इन द, और फिर ग्लूकोज ही ऐसा करते हैं बाकी नहीं, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर स्टोर नहीं होती, Terminal 60 और terminal टूट जाते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी सर नहीं होते। हमारे लिवर हम जमा नहीं कर सकते ना, लेवल तोड़ देता हूँ, लेवल डीएमाइनेट कर, उधर जाने के लिए उनको पहले नहीं करना था, उनको ब्लड को पहले नहीं करना था। ओहो स्टोरिंग की बात हो रही है। स्टोर नहीं रहते, ब्रेकडाउन होंगे। ये तो ग्लूकोज तो आपके सारा दिन ही रहेगा, ये सारा दिन तो नहीं रह सकते। आप खाना खाएंगे 2 घंटे बाद खत्म हो जाएंगे, ग्लूकोज आपने खाना खाया तो सारा दिन घूमता रहेगा। शुगर लो जैसी होती है, फिर आप कुछ खा लेते हो फिर तो नहीं हो जाता, तो नॉर्मल लेवल इसके दरमियान मेंटेन है, ठीक हो गया सर।